नमस्कार, मैं हूं निमिषा वाजपेयी। आप देख रहे हैं educationbeats.com। हर दिन हम लोग सुनते हैं कि किसी स्त्री को छेड़ दिया या किसी लड़की के साथ रेप हो गया। हम लोग रोज डेली इस बारे में सुनते हैं, अखबारों पर, टीवी चैनलों पर, अपने आसपास। तो बस आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ हैं व्योम यूनाइटेड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ दीपक अग्रवाल जी और उनके कुछ स्टूडेंट्स। दीपक जी, आपसे पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि एजुकेशन के सबसे बड़े मंच पर आकर आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार निमिषा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे एजुकेशन बिट्स के मंच पर आकर। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई एजुकेशन पोर्टल है जिसपे हम लोग अभी इस तरह का इंटरव्यू अपना कंडक्ट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं बच्चों के साथ में। जैसा अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, क्लासेस ऑनलाइन है, सभी चीज़ ऑनलाइन चल रही है। तो इसमें हम लोगों को काफी अच्छा लगा, कुछ न्यू चीजें भी देखने को कुछ न्यू आ रहा है और जिसमें हम लोग भी चीजें कुछ शेयर करेंगे, जैसे कि आपने भी बताया कि अभी क्या पूछना है और ये सब चीजें चल रही हैं उसके दीपक जी, एक बार आप अपना माइक को दोबारा से कनेक्ट करिए। जी। जी। दीपक, आज आप सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपके ट्रेन किए हुए बच्चे सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैसा रहा ये सफर? सफर काफी लंबा है। मुझे अप्रोक्सीमेट लगभग 17 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर से। मैंने 2004 स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था और उसके बाद फिर कभी दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखा और उसके बाद फिर चलते चले गए। आज दोबारा से मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ट्रेनिंग मैंने खुद करी बाहर जाकर के, इंडिया से बाहर, और बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जो खुद जाकर के बाहर खेले भी हैं, ट्रेनिंग भी दी है और बच्चे आगे ट्रेनिंग दूसरे बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं। जैसे में से प्रीति है जो बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, आगे नेहा स्टूडेंट हैं जो भी ट्रेनिंग ले भी रही हैं और अभी पढ़ाई भी कर रही हैं अपनी। तो बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ के अंदर बहुत सारे बच्चों के साथ स्ट्रगल फेस करने पड़े, बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ा, बात करनी पड़ी, लोगों को चीजें समझानी पड़ी, खुद समझनी पड़ी, तब करके आज कुछ एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर एक चीजें सामने हैं, आगे फ्यूचर एक ब्राइट है, तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं चीजों के ऊपर। प्रीति, आप नौकरी करती थी, फिर अचानक से कराटे की तरफ झुकाव हो गया। अपनी कहानी बताइए। ओके मैम, मैं जॉब इसीलिए करी थी, मुझे कराटे के लिए घर से फैमिली प्रॉब्लम थी, फाइनेंस प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने जॉब करी। फिर जॉब करने के बाद मैं कराटे से दीपक सर मिले, फिर मैं उनके पास ज्वाइन हुई। ठीक है, पहले तो मैं ऐसे ही देखती रहती थी कराटे, फिर मैं सर के पास गई। कभी सर ने ये नहीं बोला कि आप मुझे फीस प्रोवाइड करो, ये वो, आपके अंदर वो होना चाहिए सीखने की। और उसी दिन फिर मैं सर के पास ज्वाइन हो गई, सर ने मुझे ट्रेन किया, फिर आगे मैं ट्रेन करती हूँ अब सर के साथ ही। नेहा, आपने अपने कराटे के जुनून को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष किया है। क्या क्या झेला आपने? मैम एक्चुअली वो सिंगल मदर है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग में तो कैसे भी मतलब फीस तो मैं कैसे भी करके दे दी थी मतलब, बट अब सर मेरे को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो ट्रेनिंग ले रही हूँ मैं। और मेरी जो स्कूल की क्लासेस होती हैं और स्कूल की और घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, बट इन सबको छोड़ के मैं अपनी कराटे की क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। मैंने बहुत कम क्लासेस मिस करी हैं। मेरे बोर्ड के एग्जाम्स भी थे, तो मैंने उसके बोर्ड के साथ मैंने अपने एग्जाम्स भी दिए। और क्या कहते हैं मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बहुत अच्छा अपना करूँ कराटे में। सर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस वजह से अगर ऐसी सपोर्ट रहा तो मैं आगे बहुत कर सकती हूँ। और अभी भी मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने लॉकडाउन में भी बहुत प्रैक्टिस करी है, क्लास नहीं चल रही थी बट मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है और अभी भी मैं अपनी क्लासेस पूरी ज्वाइन कर रही हूँ। दीपक जी, संघर्ष तो आपने भी कम नहीं किया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शुरुआती दौर में जब दीपक ने खुद ट्रेनिंग लेना शुरू किया तो उनके पास फीस के पैसे नहीं होते थे। उन्होंने न्यूज़पेपर बांटना शुरू किया, उससे जो पैसे मिले उससे फीस भरी। दीपक, और कुछ खुद से जुड़ी रोचक बातें बताइए।
कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी शुरू में, मतलब स्टार्टिंग में जैसे हमने ज्वाइन किया 2004 की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था इस तरह कुछ स्पोर्ट्स के अंदर, मतलब जैसे कि अगर जैसे आज की कहावत देखते हैं, सो आज की कहावत नहीं जो स्पोर्ट्स के ऊपर ली गई है वो ये लिखी गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ना नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। बट उस समय एक कहावत हुआ करती थी कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे तो बनोगे खराब। तो उस सिचुएशन और ड्यूरेशन के बीच में जो जिससे भी हम बोलते थे कि हमें खेलना है हमें कूदना है, तो हमें पेरेंट्स मार मार के लेकर जाते थे कि नहीं खेलना नहीं है, पढ़ाई कर लो, खेलना नहीं है, कुछ और देखो, खेलना नहीं है, अपने घर परिवार को देखो, सब चीजें मतलब ऐसा कुछ कोई भी झुकाव इवन किसी भी पेरेंट्स का या आस पड़ोस में किसी भी लोगों का कोई सपोर्टिव नहीं था गार्डियंस जिंदगी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स करना है, अच्छा करना है। गिनती के शायद 2-4 नाम भी उस समय याद रहे होंगे लोगों को जो स्पोर्ट्स में अच्छा करे होंगे लोगों ने। तो उस समय बहुत अच्छा स्कोप नहीं था, तो पेरेंट्स और गाइडेंस कि नहीं ठीक है पढ़ाई लिखाई करो और खेलना कूदना कुछ नहीं है। इवन मैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली में अगर मैं अपनी बात करता हूँ, एक अपने पूरे जॉइंट फैमिलीज वगैरह सब चीज होगी, तो इंडिविजुअल मैं अकेला पर्सन हूँ जो मैं स्पोर्ट्स में हूँ और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी मेंटेन कर रहा हूँ। बाकी सब लोग पूरे बिजनेसमैन, पूरे फैमिली बैकग्राउंड जितना भी सब बिजनेस में सभी लोग अपना अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। तो स्ट्रगलिंग के टाइम में अगर बात करते हैं तो जैसे कि आपने आपको बताया और जैसे अपने अभिषेक बताई कि मैंने अभी स्टार्टिंग में से घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा, फीस भी नहीं दी थी और फॉर्म भी फिल नहीं करा। मैंने झूठ मूठ अपना फॉर्म फिल करके टीचर को बता दिया सर मैंने फॉर्म खुद फिल कर लिया, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फीस मैं आपको पूरी दूंगा। तो उस समय बहुत 300 रुपये फीस लगती थी, बट 300 रुपये उस समय के लिए क्योंकि पकड़ना ही नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो 300 रुपये भी निकालना होता था। तो उसको निकालने के लिए मैंने अपना न्यूज पेपर का एक करके 16 घंटे जाना होता था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया न्यूज पेपर डालना, और फिर वहाँ से जो भी मिलता था मैं वो पेपर डाल के उनको फीस पे कर देता था। और उसके अलावा प्रॉब्लम्स यहाँ पे थोड़ी ये आ रही थी कि अर्ली मॉर्निंग में ही क्लास भी होती थी और अर्ली मॉर्निंग में ही मुझे सर्विस अप्लाई करना होता था। तो मुश्किल से मैं 15 मिनट की क्लास लेता था खाली, न्यूज पेपर डालने के बाद जाता 15 मिनट क्लास लेता और 15 मिनट के बाद वो क्लास ऑफ हो जाती थी। तो मुझे सिर्फ 15 मिनट की क्लास मिलती थी 1.5 घंटे के अंदर, और उस 15 मिनट की क्लास के लिए मैं से पूरा चार्ज ही जैसे मैं देता था, तो चार्ज मैं पूरा मेंटेन नहीं करता था कि ठीक है सर 15 मिनट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं कि चार्ज मैं पूरा दूंगा, ताकि ये मुझे फील ना हो कि नहीं मैंने कम लिया तो मैं कम पैसा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें मेरे टीचर ब्रिजमोहन खन्ना जी तो वो काफी सपोर्टिव थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा कि ठीक है दीपक आप मॉर्निंग में आ रहे हैं, अच्छा है, अगर इवनिंग में टाइम मिलेगा तो मैं आपको इवनिंग में भी ट्रेनिंग दूंगा, इवनिंग में आप आना तो उसको मैं चार्ज भी दे दूंगा आपसे। सो वेरी गुड कि ठीक है उन्होंने सपोर्टिव करा और आगे मुझे बढ़ाते रहे, चीजों आगे लेके गए, आगे खड़ा करा। आज मैं जो पैर पे खड़ा हूँ मैं उनकी ही बदौलत हूँ कि उनके पैर पे अपने पैरों पे खड़ा होकर आज बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दीपक जी आपका माइक जो मेरे गुरुजी हैं। दीपक जी आपका माइक हिल रहा है और जिस वजह से आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। चलो मुझे माइक लगाना पड़ेगा, 1 मिनट। बारे में मेरी बात आ रही है। जी, तो यही स्ट्रगलिंग पूरा लाइफ था कि ठीक है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने के लिए फैमिली सपोर्ट की वजह से कुछ फ्रेंड सपोर्ट थे जिन्होंने और आगे मोटिवेट करा कि नहीं ठीक है करते रहो, आगे आज नहीं तो कल नहीं तो और कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो मेरे बड़े टीचर थे श्री कमल प्रसाद जी, उनका भी काफी सपोर्टिव था कि चलो ठीक है उन्हें भी आगे बढ़ाया। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी आवाज बहुत मतलब एकदम क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। डिस्टर्बेंस शायद आपको फील हो रहा है। सुन पा रहे हैं? आप फोन को एक जगह पे रख दो और माइक को आप छोड़ दो, बस तब आपकी आवाज सही आएगी। आप फोन को रख दीजिए। हाँ हैंड फ्री आप दोनों लगा लीजिए। आपको हाँ आवाज आ रही है आपकी। आईफोन लगा हुआ है। हाँ अभी क्लियर है ये आवाज? हाँ अभी आ रही है एकदम सही। सो ये सब स्ट्रगलिंग लाइफ का पार्ट है कि ठीक है जो लोगों ने सपोर्ट करते रहे, जैसे लोगों का सपोर्ट मिलता रहा और मैं अपनी प्रैक्टिस चालू रखी। 15 मिनट की प्रैक्टिस करी, फिर इवनिंग में प्रैक्टिस करने गया। इवनिंग में घर वालों को जो मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ट्यूशन के बजाय मैं अपना कराटे की प्रैक्टिस करने के लिए चले जाता। अपने जो ड्रेस थी मेरी वो मैं घर पे लेके नहीं आता था, वो मैं ड्रेस अपने घर पे फ्रेंड्स के घर पे रखता था और वहीं वॉश करके फिर दोबारा उसको यूज कर लेता था, घर पे लेके नहीं आता कि पेरेंट्स मना कर देंगे कि नहीं जाना चाहिए। सो लगभग 6 महीने के बाद मेरा एग्जाम था कराटे का, तो एक पार्टी में जाना था, पेरेंट्स घर वाले जबरदस्ती ले गए।
और उस वहां से फटीक में पूरी रात जगना था और अर्ली मॉर्निंग मेरा एग्जाम था। जब पूरी रात जगा, अर्ली मॉर्निंग मेरा फर्स्ट एग्जाम था 6 घंटे का, तो वो 6 घंटे का एग्जाम मैंने पूरी रात जगने के बाद 6 घंटे का एग्जाम दिया। और मतलब लगभग मुझे 48 घंटे जगे हुए हो गए थे, जिसमें मैंने सोया नहीं था 48 घंटे से। उसके अंदर उसके बाद फिर रात को रह गए, फिर अगले दिन फिर दोबारा से एग्जाम दिया 6 घंटे के बाद। तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिला फिर वो मैंने लिया करके घर पे दिखाया कि मैंने चीजें अचीव करी है, मैं एग्जाम दे रहा था, ये सब चीजें मुझे मिली है, अभी इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो फिर पेरेंट्स को लगा नहीं अभी ये जुनून नहीं, अभी ये पागल है, अभी कुछ करेगा तो उसको ये सब भी करने में। तो फिर उन्होंने ठीक है थोड़ा सपोर्ट करा कि ठीक है आपको जो करना है ठीक है इसको कंटिन्यू करते रहो, फिर आगे चलते रहेंगे। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद फिर दोबारा से मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको कंटिन्यू मैंने करने का। अभी ये जो आपके टीचर्स ने जब आपको ट्रेन किया था, अभी वो आपके टच में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल मेरे टच में है। जब भी स्कूल स्टार्ट होता है हम लोग हमेशा मिलते हैं, वीकली मंथली जैसे फंक्शंस और इवेंट्स टूर्नामेंट होते हैं, हम लोग सब साथ में होते हैं। तो अभी आपके टीचर्स आपको कैसे कैसे बोलते हैं? मतलब उनको अच्छा लगता है कि ठीक है हमने इसको ट्रेनिंग दी, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मेरी स्टोरी थी वैसे ही सभी लोग बच्चे वहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और गाइडेंस नहीं है और स्कोप नहीं था उस टाइम पे। तो 100 बच्चे ज्वाइन करते थे तो 10 बच्चे ही आगे कंटिन्यू करते थे, बाकी 90 बच्चे छोड़ देते थे। तो आते थे बहुत सारा सीखने के लिए, लेकिन आगे कंटिन्यू बहुत ही कम बच्चे करते, तो जिसमें से मैं था। तो लगभग मेरे साथ में करीब करीब 40 बच्चे ने ज्वाइन करते, जिसमें से सिर्फ हम लोग अगर मैं अपना ग्रुप देखूँ तो सिर्फ 4 हो चुका है, बाकी सब लोग छोड़ चुके हैं। तो टीचर सपोर्ट करते हैं कि ठीक है आप इतना दूर तक आए सभी के साथ में हमारे, तो आगे भी आगे बढ़ते हैं। प्रीति, कैसे लगते हैं आपको आपके ट्रेनर? उनकी सबसे खास बात क्या है? उनकी खास बात ये है कि वो कभी वो नहीं देखते कि ये बच्चा हाई लेवल है या लो लेवल है, इक्वल सबको इक्वल समझते हैं और एक जैसे ही ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशली ये नहीं होता उनका कि नहीं ये बच्चा अच्छा कर रहा है तो ये यहाँ लगेगा या वहाँ करेगा, उसे अलग से कोई कुछ नहीं, सबको इक्वल समझते हैं। नेहा, अब आप कराटे सीख रही हैं, फ्रेंड्स क्या कहते हैं? एक्चुअली जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैं अपनी कराटे ट्रेनिंग लेती हूँ, तो वो भी मतलब बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी लेना है। एक दो फ्रेंड ने तो मेरी ट्राई भी करा था। एक्चुअली जब लॉकडाउन था तो मैं अपने घर में प्रैक्टिस करती थी, तो छत पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह देखते थे कि हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो मेरे घर में आके मुझसे सीखते थे कि कैसे कैसे करती है, तो मुझे सिखा। मतलब वो बहुत इंस्पायर होते थे, तो मैं भी उनको बताती थी कि हाँ लड़कियां आगे बहुत कर सकती हैं, वो भी अपने पैरों पे मतलब वो भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और कराटे में भी बहुत फील्ड है, स्पोर्ट्स में बहुत फील्ड है, सब पढ़ाई से नहीं होता, कराटे स्पोर्ट्स से भी होता है। कराटे मतलब पढ़ाई एक अलग चीज है, और स्पोर्ट्स भी बहुत आगे लेके जा सकती है आप इंसान को। आप बहुत इंडिपेंडेंट बन सकते हो और लड़कियां भी आगे बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने उनको बहुत बताया और मतलब वो भी बहुत इंस्पायर्ड हुई हैं कि कराटे हाँ स्पोर्ट्स में भी कुछ है। मेरे स्कूल में भी है, तो स्कूल में भी मैंने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, तो उससे भी काफी उनकी नॉलेज बढ़ी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसी चीजें कराटे में होती हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे मारना है आगे। तो अपने सेल्फ डिफेंस मैंने उनको बताया, तो वो बहुत अच्छा लगा उनको जान के कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ज्वाइन करना है मेरे को भी। नेहा, ऐसा क्या आपको स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है कि आपने अपने घर के गेम में अगेंस्ट जाकर स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था? एक्चुअली मुझे ना ऐसा लगता है कि मतलब एक पढ़ाई मतलब बस पढ़ाई 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 वो सब, मतलब एक तरीके से ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा भी करना है। मतलब कराटे जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैं ना मतलब यहाँ पे जब मैं न्यू शिफ्ट हुई थी दिल्ली में, तो मैं सर को देखती थी, सर कराते थे, तो फिर तब मेरे को लगा कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ, मुझे भी आएगा। तो फिर मतलब मम्मा ने मेरे को फिर ज्वाइन करवाया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे ज्वाइन करना है, तो मम्मी ने तो मना कर दिया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। बट कैसे ना कैसे करके फिर मैंने मम्मा को समझाया कि हाँ मुझे करना है, मतलब करना है कि चाहे जैसे भी हो। फिर सर से बात करी, सर ने भी बहुत सपोर्ट करा, तो फिर आगे जाके मैं भी फिर अब करने लग गई हूँ। तो अब थोड़ा सपोर्ट करती है मम्मी, हाँ देखते कि ये कर रही है, तो फिर मम्मा भी थोड़ा सपोर्ट करती है मेरे को। दीपक जी, आपकी खास कोशिश है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने। लड़कियों को कराटे की जी स्पेशल ट्रेनिंग देने के पीछे कोई खास वजह?
हाँ, खास वजह कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम आज का समाज और आज का एटमॉस्फेयर अपने आसपास का देख रहे हैं, विभिन्न आसपास के अगर बात कर छोटा रहेगा, अगर पूरे इसको अपने इंडिया लेवल, नेशनल लेवल पे, अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ, तो अगर जो न्यूज़ सर्वे है, तो हर एक 8 मिनट में या 8 से 10 मिनट में किसी ना किसी लड़की के सामने कोई ना कुछ मिसाल नहीं हो रही है। लेकिन कोई भी मिसाल नहीं, मैं उसको सिर्फ एक छोटा नाम या रेप या कोई और चीज नहीं बोलूंगा, मतलब कोई भी किसी तरह अगर किसी लड़की को किसी लड़के ने घूरा या छेड़ा, उसको भी मैं मिसहैपनिंग का ही नाम दूंगा। सो मुझे लगता है कि अगर उसमें से अगर सिर्फ 10% को भी अगर हम सेव कर पाते हैं, और अगर ये हमारी वजह से 10% लड़कियां भी अपने आप को सेफ, इंडिपेंडेंट और अपने आप को सेफली घर पहुंचा पाते हैं, तो जो जिस लेवल पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हम लोग एक एनवायरमेंट इस तरह का दे पाएंगे कि अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करके वो अपना आगे को अपने आप को सेफ रख सकते हैं। मतलब उनको ये फील नहीं आएगा कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ चिल्लाना है, डरना है या भाग जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेफ पॉइंट सेफ जोन में रहकर के लिए अपने आप को बचा सकती हैं, निकाल सकती हैं और सेफली जा सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरी किसी वजह से अपने कुछ हो या ना हो, या मुझे किसी चीज का वेट करना है, मतलब मुझे किसी का वेट नहीं करना कि जब होगा मैं तब करूंगा। मैंने अपने स्टार्ट करी, अपने आप से मोटिवेट मुहिम की, ठीक है, आज से को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि कल होने वाले कल में, आने वाले कल में, अगर किसी को इसी रिलीजन से या जो उसने ट्रेनिंग दी है उससे अगर अपने आप को सेव कर लेती है, तो मुझे लगेगा शायद कि मैंने जो स्टार्ट करा है मुहिम, वो मेरे सफल हो गई है। मतलब मैंने अपनी सक्सेस पा ली है कि ठीक है, अगर मेरी वजह से कोई बच्ची सेफ हो गई, अपने घर पहुंच गई है, तो ये स्टार्टअप है, ठीक है, उसको जितना आगे ले पाएंगे, जहाँ तक जा पाएगा। और बेस्ट की मैं कुछ सिखाऊंगा, आगे एक वो दो को सिखा, तो वो 5 को सिखा, 5 वो 20 को सिखाएं, तो ये बात चलता रहेगा जब तक मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे बच्चे ट्रेनिंग कंटिन्यू। चलिए नेहा, प्रीति, चलते चलते एक बार बताइए कि आपके ट्रेनर में ऐसी कौन सी बात सीखी है जिसे आप जिंदगी भर फॉलो करना चाहेंगी? सबसे पहले नेहा। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आगे किसी को कुछ सिखा रहे हो तो एकदम अच्छे से सिखाओ, कि कभी भी ये मत देखो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप किसी को टीच कर रहे हो या किसी को कुछ भी बता रहे हो तो एकदम अच्छे से, एकदम ओपन हार्ट करके एकदम बताओ। आप कभी भी ये मत सोचो कि हाँ ये अलग है, इसको नहीं बताना, ये कुछ और है, इसको नहीं बताना। हर चीज को बताना है, हर चीज को सपोर्ट करना है। मैं तो सर से यही सीखूंगी कि हर चीज को सपोर्ट करो और हर किसी की बात को समझो, कि कभी भी कोई हाई लेवल का नहीं होता, कोई लो लेवल का नहीं होता। ये बात तो मैं हमेशा याद रखती हूँ। प्रीति आप। जी मैम, यही सेम ही है सर का। सर से मैंने यही सीखा कि किसी को वो नहीं, अगर हम किसी को अपने, हमें लगता है कि सर ने यही सिखाया कि हमें लगता है कि हमारे साथ अगर वो बच्चा कुछ कर सकता है तो उसे बताओ, लेकिन ये मत करो कि तू नहीं कर सकता उस चीज को, आप नहीं कर सकते उस चीज को, तो उसे करो। अगर तुम ज्ञान दे सकते हो तो उसे दो और उसे सिखाओ जो चीज तुम्हें आती है। ये मत करो अपने ऊपर घमंड मत करो किसी चीज। हाँ, कि किसी बात का घमंड मत करो कि ये तुम्हें नहीं आता मुझे आता है, उसे बताओ, अगर वो कर सकता है तो उसे कराओ। दीपक जी, आपके स्टूडेंट तो आपकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। जी बताइए एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आप दर्शकों को क्या सीख देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एजुकेशन बेस देखिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे पहुंचाया और यहाँ पर आकर के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सो ऑब्वियसली हाँ, मैं अगर किसी को भी एक चीज से बोलूंगा तो होप कि वो इतने लोगों तक पहुंच जाएंगे, इंडिविजुअली मैं अकेला नहीं पहुंचा पाता वहां तक। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा लोगों को कि अगर आपके पास कोई क्वालिटी, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो इसको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो और उससे उसका भला हो सकता है, तो ऑब्वियस आप उसको ड्राइव करें, आगे पहुंचाएं, आगे लेके जाएं। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट का पार्ट नहीं है, कोई छोड़ सके ये बात नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी जिससे किसी का भला हो रहा है और किसी के साथ में कोई अच्छी चीज हो सकती है और किसी के साथ में अगर कोई कहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है वो निकल सकता है वहां से, उस आपकी एक क्वालिटी है चीज से। तो ऑब्वियस सब उसको शेयर करना चाहिए और आप उसको बढ़ाते रहिए, ताकि आपका भी नाम हो, आप आगे बढ़ते रहें और आपने जो चीजें लोगों को पहुंचाई, जहाँ तक पहुंचाई या जिसको बेनिफिट उससे मिला, वो आगे आपको ऑब्वियस आगे भी मेंटेन करेगा और आपको भी याद रहेगा कि हाँ मुझे उसने दिया था और मैं उससे बेनिफिट मिला। तो ऑब्वियसली अपने आप को अपनी क्वालिटी शेयर करिए, अपने क्वालिटी को मेंटेन डेवलप करिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा एजुकेशन के माध्यम से कि लोगों को कि जितने ज्यादा अपने को डेवलप करेंगे, अपनी क्वालिटीज को डेवलप करेंगे, ज्यादा खुद बढ़ेंगे और लोगों को बेनिफिट्स मिलता रहेगा।
एजुकेशन बीट से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।